हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 पर। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी बोलते हैं, 11 लोग अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। कहने का मतलब कि 20 लोगों के समूह में 8 लोग जो है हिंदी बोलते हैं या पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। तो उनमें से कितने लोग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो देखिए, यहाँ जो समूह बना है ना, तो इस समूह में कुल कितने लोग हैं? तो समूह में जो है लोगों की संख्या, तो समूह में जो कुल लोग हैं टोटल मिला के उसकी संख्या आपको दे दी गई है 20 है। अब ये कह रहा है कि 20 लोगों का एक समूह है जिसमें जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या 8 दी गई और अंग्रेजी जो मान लीजिए बोल रहे हैं उनकी संख्या आपको दिया गया है 11। लेकिन ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति ना ही हिंदी बोलते हैं और ना ही जो है आपके अंग्रेजी बोलते हैं। यानी कह रहा है कि 5 व्यक्ति इन दोनों में से कुछ नहीं बोलते या कुछ नहीं पढ़ पाते, ना इंग्लिश पढ़ पाते हैं ना हिंदी पढ़ पाते हैं 5 व्यक्ति। तो यही बहुत यूनिक क्वेश्चन है आपका, जो है कि 5 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर कह रहा है कि अब इस समूह में इस 20 लोगों के समूह में कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे कह रहा है कि वो आपके जो है अंग्रेजी भी पढ़ पाते हैं और हिंदी भी पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात तो सबसे पहले टोटल संख्या जो है वो आपकी 20 है। अब जो कह रहा है 5 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो ना हिंदी पढ़ पाते हैं ना अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, तो सबसे पहले उनको निकाल लीजिए। अब 5 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अब आपका ये जो पढ़ने वालों की संख्या निकाल लो आप। पढ़ने वालों की संख्या यानी कितने पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ लेते हों, चाहे हिंदी पढ़ लेते हों, चाहे दोनों पढ़ लेते हों, तो उसकी संख्या पता करना है। तो कुल 20 लोग हैं। अब 5 लोग एकदम दोनों ना ही इंग्लिश ना ही हिंदी पढ़ पाते हैं, तो उसको घटा लीजिए, यानी वो संख्या आ गई 15। अब 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके ये जो 15 व्यक्ति हैं वो कोई ना कोई चीज़ या तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं या हिंदी पढ़ने वाले हैं या इंग्लिश पढ़ लेते हैं या दोनों पढ़ लेते हैं। तो 5 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सबसे पहले वही 5 घटा दीजिए, 15 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि कुल की, अब देखिए पढ़ने वालों की संख्या 15 ही है, लेकिन कह रहा है इसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पढ़ते हैं, वही आपसे पूछा गया है हिंदी अंग्रेजी। तो जरा ध्यान देना है आप। देखिए, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 8 दी गई है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की 11। जैसे ही इन दोनों को आप जोड़िएगा, 8 में 11 जोड़िएगा तो 19 व्यक्ति आ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो पढ़ने वालों की संख्या आपकी मात्र 15 है। अब इसको जोड़ने से कितने लोग आ रहे हैं? 19 लोग आ रहे हैं। तो आखिरकार हैं तो टोटल 15 लोग ही पढ़ने वाले, लेकिन ये 19 कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब जैसे ही 19 में से आप 15 घटाइएगा तो 4 व्यक्ति ऐसे आ जाएंगे, यानी है तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं। इसका मतलब कि वो दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि 15 व्यक्ति ही पूरे हैं, 15 व्यक्ति हैं। इसका मतलब 4 ऐसे हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हैं। तो इसकी संख्या आपका ये सी सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत फास्ट तरीके से तुरंत मौखिक लगाया जा सकता है। वो क्या है, वो आप प्रश्न को एक बार पुनः रिवीजन कर देता हूँ, आपका अच्छे से देख लें। कह रहा है 20 लोगों के समूह में 8 लोग हिंदी बोलते हैं, 11 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि 5 लोग ना हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ पाते। तो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों पढ़ पाते हैं? तो कुछ नहीं, टोटल संख्या आपकी 20 दी गई है। तो अब यहाँ से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके इंग्लिश और हिंदी को पढ़ पाते हैं? तो यहाँ से आप निकाल लेंगे पढ़ने वालों की संख्या। तो भाई 5 तो व्यक्ति
ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब 20 में से जैसे ही 5 घटा देंगे तो वो 5 व्यक्ति निकाल देंगे 20 में से, तो 15 व्यक्ति ही जो बच रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब या तो हिंदी बोलते होंगे या हिंदी पढ़ पाते होंगे या अंग्रेजी पढ़ पाते होंगे या केवल हिंदी पढ़ते होंगे, केवल अंग्रेजी पढ़ते होंगे या दोनों पढ़ने वाले होंगे। तो अब जरा देखिए, यहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 8 और इंग्लिश पढ़ने वालों की 11, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो आपका जो है टोटल यहाँ पे 19 आ जा रहा है। जबकि हमारे पास जो पढ़ने वालों की संख्या है वो मात्र 20 में 15 ही लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। इसका मतलब जो यहाँ 4 ज़्यादा आ रहा है वही दोनों पढ़ने वाले लोग हैं। तो आप निकाल सकते हैं दोनों पढ़ने वालों की आपकी संख्या। तो बड़े आराम से 19 से 4 घटाइएगा तो सॉरी 19 से जैसे ही 15 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। चलिए अब आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है राम की 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 24 वर्ष है। देखिए ये राम है तो ये कहा जा रहा है कि राम की जो है ना, राम की 4 वर्ष पूर्व। देखिए 4 वर्ष पूर्व और क्या कह रहा है भाई, 4 वर्ष पहले और कह रहा है 6 वर्ष बाद। 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, कि आयु का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 24 है। तो कह रहा है राम की वर्तमान आयु बताओ। देखिए आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। जैसे राम है, मान लीजिए इसकी ये वर्तमान आयु। अब यहाँ मान लीजिए वर्तमान आयु राम की सपोज दैट x वर्ष है। इसको हालांकि आंसर से लगाया जाएगा, बहुत ही फास्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा बेसिक तरीका आप जान लीजिए। तो ये बात अब आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ अच्छे से। ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लगाइए, ये राम की वर्तमान उम्र है। मान लीजिए इस समय राम x वर्ष का है। अब क्या है भाई, यहाँ कह रहा 4 वर्ष पूर्व, तो आपको पता है कि 4 वर्ष पूर्व और कह रहा है फिर 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो अगर इसको बेसिक रूप से आप लगाते तो अगर 4, जैसे आज आप x वर्ष के हो तो 4 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, तो आपको x में से 4 घटाना पड़ेगा, यानी आप x-4 वर्ष के रहे होंगे। अब 6 वर्ष बाद यदि आप वर्तमान में, यानी ये आपका वर्तमान है, यदि आप वर्तमान में x वर्ष के हो तो 6 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, x+6 वर्ष के हो जाओगे। तो ये चीज है। अब कह रहा है इन्हीं का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 24 वर्ष दिया है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु आप x मान लिए, तो इसको जैसे ही हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको गुणनखंड करना पड़ रहा है, या इसी जगह आप आंसर को बैठा दो। अब जैसे आंसर में दिया है 5 वर्ष, मान लीजिए वो वर्तमान में 5 वर्ष का है, तो अगर वो 5 वर्ष का है तो 5 में से 4 घटाइए और गुणे फिर 5 में जो है 6 आप जोड़ दीजिए। अब देखिए घटाइएगा तो 1 आएगा, अब या इसको जोड़िएगा तो ये 11 आएगा। तो 11 वर्ष आ रहा है इसका गुणा करने पर, यानी गुणनफल ही 11 वर्ष आ रहा है, जो कि गलत है। अभी अगले आंसर को लेंगे, 6 वर्ष को लेंगे। तो यदि मान लीजिए वो वर्तमान में, जैसे वर्तमान में मान लीजिए कि राम 6 वर्ष का है, तो 4 साल पहले वो कै वर्ष का रहा होगा, इसमें से 4 घटा देंगे तो वो 2 वर्ष का रहा होगा। और अगर 6 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 साल का राम वर्तमान में, 6 वर्ष बाद और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब देखिए राम अगर वर्तमान में 6 वर्ष का है तो 4 साल पहले आप देख पा रहे हैं कि वो 2 वर्ष का है और 6 साल बाद वो 12 वर्ष का है। तो इसका मतलब 4 साल पहले और 6 साल बाद की आयु का गुणा करिए तो क्या है, 4 साल पहले वो 2 वर्ष का था और 6 वर्ष बाद जो है वो 12 वर्ष का है। तो आप देख पा रहे हैं 12 दूना 24, यानी ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो है कि राम जो है वर्तमान में जो है कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। तो ऐसे सवालों को आंसर से लगाते हैं। इस तरीके के बहुत ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौखिक है आपका 4 साल पूर्व और 6 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 24 वर्ष है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वर्तमान आयु बताना है। तो बस कुछ नहीं, आप देख पा रहे हैं कि माना वर्तमान एज x है, 4 साल पहले वो x-4 का होगा,
फिर 6 वर्ष बाद x+6 का होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप आंसर से भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये 5 मानते हैं तो 5 से 4 साल पहले जाएंगे तो 1 वर्ष का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर 5 मानते हैं तो 6 साल बाद वो 11 का होगा, तो गुणा कर रहे हैं तो 6 11 आ रहा है, जो कि गलत है। अगला अगर वर्तमान में 6 का है तो 4 साल पहले वो 2 वर्ष का रहा होगा। अब फिर अगर 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 6 वर्ष वर्तमान में, फिर 6 जोड़ दीजिए 12 हो जा रहा है, तो 12 दूना 24, ये सही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला भी क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है आपका, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बन रहा है आपका। वो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है आपसे कि किसी कोण के कोटिपूरक, ध्यान देना है, वह समपूरक कोणों का अंतर कितने अंश के बराबर होता है। ये कह रहा है कि किसी कोण का, अब किसी कोण का नाम आ गया, किसी कोण का कह रहा है जो कोटिपूरक है, किसी भी कोण का कोटिपूरक जो कोण है ना, कोटिपूरक कोण, वह समपूरक कोण, समपूरक कोण का क्या बताना है, अंतर बताना है। बात समझ में आ रही है। तो किसी कोण का कोटिपूरक कोण व समपूरक कोण का अंतर कितना होने वाला है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना जो है वह कोण क्या है, तो आप कुछ उस कोण को मान लीजिए कि माना वह जो कोण है ना वो x डिग्री का है, पहली बात। अब एक चीज थोड़ा सा आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये कोटिपूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझ लें। समपूरक कोण, तो देखिए जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग जो है, जैसे 2 कोण है उसको आपने जोड़ा और उसका योग 90 अंश के बराबर हो गया, तो वह आपका कोटिपूरक कोण होता है। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो कोटिपूरक, जब 2 कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है तो वो समपूरक होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 60 अंश का कोटिपूरक कोण बताइए, तो अगर एक कोण 60 अंश का है तो इसका कोटिपूरक बताना है, तो 90 में से जैसे ही 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। यानी 60 का कोटिपूरक कोण 30 या 30 का कोटिपूरक कोण 60, और 60 में जैसे ही 30 को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 90। अगर इसी 60 अंश का जो है समपूरक कोण बताना हो कि इसका समपूरक बताइए, तो फिर 180 में से 60 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। यानी 60 का समपूरक कोण 120 और या 120 का समपूरक कोण 60, और इन दोनों को जोड़िएगा। जब 2 कोणों को जोड़ें आप और आपस में उसका योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो वो आपका समपूरक होता है। तो अब आप समझ पाए होंगे, तो अब आपको आगे ये क्वेश्चन तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात कोटिपूरक एवं समपूरक आपको पता होना चाहिए क्या है। अब आइए प्रश्न पे। मान लेते हैं कि चलो माना वह जो कोण है ना वो x डिग्री का है, तो जब किसी कोण का, पहले तो कोटिपूरक कोण निकालिए। अगर कोण x डिग्री का है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होने वाला है, तो इसका जैसे ही कोटिपूरक कोण निकालिएगा तो अब 90, देखिए अगर एक कोण x डिग्री का है तो इसका कोटिपूरक कोण कैसे पता चलेगा, जब 90 डिग्री में से उस कोण को घटाएंगे, यानी 90 अंश में से जैसे ही x अंश घटा देंगे तो इसका कोटिपूरक आ जाएगा। अच्छा, अब इसी कोण के लिए, इसी x कोण, देखिए इसी कोण के लिए x डिग्री का कोण है तो उसका कोटिपूरक कोण, अगर कोई एक कोण x डिग्री का है तो उसका कोटिपूरक कोण कैसे पता चलेगा, 90 माइनस x डिग्री। और इसी कोण का जो है समपूरक कोण कैसे पता चलेगा, देखिए समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो अब देखिए ना, समपूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग जब 180 अंश के बराबर हो जाए। अगर एक कोण x डिग्री का है तो अगला वाला कोण समपूरक उसका क्या होगा, 180 माइनस x डिग्री। तो 180 डिग्री से जैसे ही आप x डिग्री घटा देंगे तो उसका समपूरक आ जाएगा। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का अंतर बताना है। तो देखिए भाई अंतर बताना है, अंतर का मतलब घटाना। तो अब देखिए x डिग्री का कोण है तो उसका समपूरक कोण कितना हो गया, 180 माइनस x। अब फिर अगला कोटिपूरक कोण कितना है, 90 माइनस x। यानी इन्हीं दोनों को, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही अंतर माना जाएगा। तो अब देखिए 180 डिग्री माइनस x माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस x डिग्री। अब देख रहे हैं x डिग्री से x डिग्री कट गया। अब आप देख रहे हैं 180 से 90 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो याद रखना मेरे भाई, अगर कोई भी कोण है उस कोण के
कोटिपूरक कोण एवं समपूरक कोण का जो अंतर आता है वह सदैव जो है आपका 90 डिग्री होता है। अब इसको और भी प्रमाण के तौर पे चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि माना जो कोण है ना, वो सपोज दैट कोण जो है वो 60 अंश है, कोई कोण 60 अंश का है। तो अब इसका मान लीजिए कोटिपूरक कोण निकालिए आप। तो कोटिपूरक कोण निकालेंगे तो कहेंगे 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा। जैसे ही 90 में से 60 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। और इसका जरा आप संपूरक कोण निकालिए, तो अगर 60 अंश का संपूरक निकालेंगे तो कहेंगे 180 से आप 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब कह रहा है इनका अंतर करिए, तो संपूरक कोण में से कोटिपूरक कोण घटा दीजिए। तो संपूरक कोण 120 डिग्री है, उसका कोटिपूरक कोण 30 डिग्री है। अब 120 डिग्री से 30 डिग्री घटा रहे तो क्या है 90 डिग्री। तो यह एक प्रिंसिपल होता है। आप किसी एक कोण के अगर आप जो है मतलब किसी भी एक कोण के यदि आप उसके कोटिपूरक कोण को निकालें और उसके संपूरक कोण को निकाल लें उसी कोण के लिए और दोनों का अंतर करें तो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ आप उदाहरण सही समझ गए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई कोण, आप एक कोण ले लीजिए, देखा रहा ना कि किसी कोण के लिए, तो मान लीजिए वो कोई कोण आप ले लो, वो कोण आपका मान लीजिए कि आपका जो है सपोज दैट कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपका जो है 50 डिग्री का है कोण। तो अब इस ये 50 डिग्री का है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा। आप 50 अंश का कोटिपूरक कोण निकालिए, कोटिपूरक तो 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। अब इसका संपूरक कोण 50 डिग्री का निकालिए, तो कहेंगे 180 से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, तो इसका अंतर करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा बस। तो किसी भी एक कोण के लिए आप देखोगे तो हमेशा जब इसका कोटिपूरक एवं संपूरक कोण का अंतर करेंगे तो 90 डिग्री ही आपका आएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ये चीज करना है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, वो कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए समय है जो है ना, तो कितने समय में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर 5% दिया। कोई कहता है कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, कह रहा है जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 3/4 होगा। यानी ब्याज जो है ना वो मूलधन का 3/4 होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना अगर हमारा मूलधन जो है, देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं, हमें समय बताना है, दर दिया गया है और हमें जो है साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 3/4। पहली बात तो आपको यहाँ एक चीज दिमाग में बैठा लेने की माना मूलधन 1 है। यदि मूलधन 1 है या मान लीजिए P, मान लीजिए माना मूलधन P है तो उसका साधारण ब्याज क्या है भाई, तो शर्त में दे रखा है कि जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 3/4 है, यानी 3P/4। तो अब आपको मूलधन पर मान लिया आपने, साधारण ब्याज आपका मूलधन के सहारे निकल गया और ब्याज की दर दिया ही गया है आपको 5%। और आपको क्या बताना है यहाँ पे, समय बताना है, बस तो लग गया। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। आपको पता है साधारण ब्याज क्या है 3P/4 है, 3/4 मूलधन P है, ब्याज की दर 5 है, समय बताना है अपॉन 100। P से P कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 20 हो गया, 4 5 20 हो गया और 5 3 15। ऐसा होने में कै वर्ष लगने वाला है मेरे भाई, 15 वर्ष। कोई भी धन है उसका 3/4 ब्याज आपको मिलने वाला है, तो 3/4 ब्याज उसका किसी भी धन का 3/4 ब्याज आपको तभी मिलेगा, ऐसा मिलने में 15 वर्ष का समय लगेगा और ब्याज की दर क्या रहेगी 5%। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, वो भी काफी यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई बहुभुज है, पॉलीगन है, बहुभुज के कह रहा है सभी अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग कह रहा है 2160 डिग्री है, कोई बात नहीं। तो इसकी भुजाओं, यानी कह रहा है कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग अगर 2160 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या तो आपको पता होना चाहिए कि अंतः कोणों का जो योग है ना वो क्या है 2n - 4 × 90 डिग्री के इक्वल है।
सभी अंतःकोणों का योग जो है वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री के इक्वल है। तो अंतःकोणों का योग यहाँ 2160 बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए बहुभुज कोई भी हो उसके अंतःकोणों का मान यदि बताना है कि उसके उस बहुभुज के अंतःकोण का मान कितना होगा, वो कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो n का मान 5 हो गया तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री इसी से निकलेगा अंतःकोण। तो 2 × 5 - 4 × 90 डिग्री। तो 10 में से 4 जाएगा 6 में 90 का गुणा 540 डिग्री। अगर 5 भुजाओं वाला कोई पंचभुज है, इसीलिए पंचभुज के सम पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। यहाँ अंतःकोण दिया है, भुजा पूछ रहा है। बहुत आसान है, 0 से 0 काट दीजिए, 9 से भागा दीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा आपका और 9 चौको 36, 24 आ रहा है। 24 बराबर 2n-4। तो ये हो गया। इसको यहाँ लाएंगे तो 24 में 2 जोड़ेंगे 28 बराबर 2n हो जाएगा। 2 से भागा दीजिएगा तो n का मान 14 आ जाएगा। यानी वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है? 14 भुजाएं। यानी उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी? 14। 14 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का जो कितना होता है? 2160 होता है। तो आप इस फार्मूले जैसे कोई भी ध्यान देना है आपको, अगर भुजाओं की संख्या दिया गया है तो बहुभुज के अंतःकोण का मान निकल जाएगा। अगर अंतःकोण का मान दिया गया है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। जैसा कि इस प्रश्न में जो है 2160 जो है अंतःकोण का मान दिया गया है। अगर अंतःकोण का मान 2160 है तो भुजाओं की संख्या आपने निकाल लिया 14। वो कहाँ से निकला? 2n-4 इंटू 90 डिग्री से निकला। तो यहां से आपने निकाल लिया, ये चीज निकल गई। अगर भुजा मालूम है तो इसी फार्मूले पे बैठा देंगे n का मान, तो आपको अंतःकोण पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।